नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ गया है 68th का, 69th का, सॉरी, 69th BPSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है आवश्यक सूचना दी गई है। एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, इसके बारे में सूचना जो है थी, और अब इसके बारे में आ गई है। हम देख लेते हैं इसका क्या डेट है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है और अंतिम तिथि क्या है, इसमें कितने सीटें हैं, सारी चीज़ हम आपको एक एक करके जो है बताएंगे। जितनी भी प्रक्रिया है प्रीलिम्स में क्या क्या नोटिफिकेशन इस बार दिया गया है, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड। और जो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 69th, जो इसमें मेन चीज आपको समझने के लिए है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/7/2023 यानी 15 जुलाई से जो है प्रारंभ हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगा 5 अगस्त 2023 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 27 तारीख को जो है, आज यानी कि आज ही के दिन, इसका नोटिफिकेशन जारी किया कर दिया गया। अब हम दोस्तों इसके डिटेल्स एनालिसिस में आते हैं। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारियां दी गई है इसके बारे में हम आपको, कितना सीटें हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट है आपके लिए, लेवल 9 का पोस्ट कौन है, लेवल 8 का पोस्ट कौन है, लेवल 7 का कौन है, इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने इंपोर्टेंट लाइनिंग को अंडरलाइन कर लिया है, इसमें तो सबसे बड़े बात क्या है दोस्तों, इस बार सारणी एक, या जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सारणी एक और सारणी दो में क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं सारणी एक और सारणी दो क्या है बेसिकली। जैसा कि आप देख रहे हैं 69th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जो अधिसूचना अनुसार 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद और सेवा निम्नलिखित सारणी एक और दो में दर्शाई गई है। सारणी एक ये है आपका। अब इसके बारे में देख लीजिए आप कि इसमें क्या क्या मेन चीज मेंशन की गई है आपको। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है, जिला समादेष्टा गृह विभाग, ठीक है, विशेष शाखा के लिए पोस्ट है, यहाँ एक पद दिया गया है। ठीक है, यहाँ राज्य कर सहायक आयुक्त है, जो वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आता है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी आता है बिहार निर्वाचन सेवा के अंतर्गत। एक पदाधिकारी है बिहार शिक्षा सेवा है। अधीक्षक मध्य है, यानी सेवल जितने अधिकांश देख रहे हैं कि लेवल 9 का पद है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लेवल 9 का पद पद जो है अधिकांश है। जिला नियोजन पदाधिकारी है। फिर आप यहाँ देखिए, जो दिया हुआ है कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत लेवल 7 का पद जो है, ये 3 लेवल 7 का पद यहाँ दिया हुआ है सारणी एक में। एक है राजस्व अधिकारी, जो रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं हम लोग, और ये है प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने देखा क्या कि लेवल 7 का जो है 3 पद है, और कंटिन्यू देख रहे हैं अधिकांश पद क्या है, लेवल 9 का है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अगर इसके अंतर्गत देखें कि टोटल मेरे पास पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या मेरे पास कितना है, 235। कितना है, 235। ये तो हो गया लेवल सारणी एक के अंतर्गत। अब इससे भी और देखिए कि मैं आपको बता दूं कि लेवल ये सारणी दो के अंतर्गत कौन कौन से पद और क्या क्या पद है और कितने सीट है, टोटल सीट कितना है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आप है, अब सबसे बड़ी अजीब बात कहा जाए और सबसे बड़ी खुशी की बात कि अब पहले एग्जाम क्या होता था कि अलग CDPO का एग्जाम अलग होता था, ठीक है, और जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था BPSC के द्वारा वो अलग लिया जाता था। प्रीलिम्स एग्जाम अलग अलग होते थे। अब इस बार क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत आपने सारणी एक में देख लिया, इसमें देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी CDPO। तो CDPO ऑफिसर का जो है लेवल 9 का पद जो है, ये इसी एग्जाम के अंतर्गत लिया जाएगा। यानी ये आपने देखा बहुत चेंजिंग किया गया है BPSC आयोग के द्वारा। नेक्स्ट किया गया है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, यानी जो फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, इसका भी जो है वित्त विभाग के अंतर्गत जो होता है,
इसको भी इसी के एग्जाम के अंतर्गत, ये तो पहले लिया जाता था बट इसको एक्स्ट्रा रखा गया है कि इसके सारणी 2 में। अब मैं बात करूंगा कि इसको सारणी 2 में क्यों रखा गया, इसके मेन रीजन क्या है, ये आपको पता चल जाएगा बस 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट दिया है कि पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी, ये तक जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये तक का मतलब होता है टेक्निकल। क्या होता है? टेक्निकल होता है। ठीक है, ये गृह विभाग के अंतर्गत है, ये भी लेवल 9 का पद है। तो आप इसके अंतर्गत देख रहे 111 पद है। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ समग्रता के साथ कि लेवल यानी कुल सारणी 1 और सारणी 2 में कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 346। कितना हो गया? 346 हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया 346 पद जो है अभी तक डिक्लेयर हो गया। दोस्तों इसी के साथ मैं बताऊंगा आपको कि इसमें एक बात लिखी गई है नोट में, जो आपको जान करके अच्छा लगेगा कि नोट में क्या लिखी गई है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि एग्जाम से पूर्व अभी भी विभाग से आना क्या है? शेष है। अभी भी विभाग से कई वैकेंसियां आना शेष है, सीट आना, यानी कि इसमें एडिशन हो सकता है। और क्या होगा? एडिशन होगा, यही जोड़ और होगा। इसीलिए समझ लीजिए कि पदों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी पद की संख्या जो है आपका हो सकता है 500 प्लस भी चला जाए और 600 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, ये संभावना है। ये तो आपने देख लिया कि यही, इसीलिए मैं लिख दिया इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्या कहता है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। दोस्तों आपको याद होगा 67th में कितना बड़ा हंगामा हुआ था, यानी विद्यार्थियों की संख्या, एस्पेरेंट की संख्या जो है, फॉर्म भरने वाले एस्पेरेंट की संख्या ज्यादा हो गया था। तो आयोग के द्वारा कहा जा रहा था कि 2 पाली में करवाएंगे, इसके लिए जो नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन स्टूडेंट के कहने पर, स्टूडेंट के जो है एक विद्रोह पर क्या किया गया, विरोध करने पर जो है तो इसको 1 पाली में कराया गया। ठीक है, आयोग के कमीशन चेयरमैन के द्वारा। लेकिन यहां पर देखिए, अब आप नहीं कह सकते हैं कि आप क्यों करवा रहे हैं 2 पाली में, इसीलिए इसे यहां पर मेंशन करें। सबसे बड़ा इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट यहां पर ये बातें मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस बार क्या, पहले क्या होता था कि जो फॉर्म आता था, इसके साथ क्या होता था कि शैक्षिक योग्यता, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता था, दे दिया जाता था कि सिविल सर्विसेज में कि आपके द्वारा जो है भरी गई जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, स्नातक या समतुल्य परीक्षा होगा। ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय के द्वारा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। लेकिन इस बार क्या किया गया है, सो देखिए आप, इसमें लिखा गया है 69th के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे, यानी सारणी 1, ये सारणी 1 हो गया, ये सारणी 1 हो गया, इसके अंतर्गत लिखा गया है ये बात। दूसरा देखिए क्या लिखा गया, बाल विकास जो सीडीपीओ के अंतर्गत लिखा गया, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक, स्नातक डिग्री तो होना ही चाहिए, वैकल्पिक विषय जो है आपको ये होगा, जो पहले से जो अलग होता था इसमें आपको मेंशन करना पड़ा, गृह विभाग, विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण। ठीक है, इनमें से एक आपको लेना पड़ेगा, स्नातक ये हो गया। तीसरा में जो दिया हुआ है, जो मैं आपको बात कर रहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ये देखिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबंध संस्थान से वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है, जो कि दोस्तों पहले नहीं था। पहले क्या था कि इसी के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इसी के अंतर्गत ले लिया जाता था। अब क्या कर दिया गया है, जो हाल ही में बीपीएससी के द्वारा आपको याद होगा एग्जाम लिया गया, इस एग्जाम में क्या था, AAO का एग्जाम हुआ या इससे पहले ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, तो इसमें मेंशन कर दिया गया था इन सब्जेक्ट्स का। अब इसी के अंतर्गत आपको इसका भी मेंशन कर दिया गया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है पुलिस, यानी आपको याद रखना है फॉर्म भरते समय इन सारी चीज, अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपके लिए ये पद है, अगर नहीं फुलफिल करते हैं तो आपके लिए ये पद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस उपाधीक्षक में टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकल के लिए देखिए, कई स्टूडेंट्स तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होंगे या जनरल ग्रेजुएशन किए होंगे, वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग, दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरा दिया हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी, चौथा दिया है इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पांचवा दिया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं संचार, नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार की विशेषज्ञता, विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग में स्नातक। देख रहे हैं दोस्तों,
यानी आप अगर सोच रहे हैं कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं या जनरल बैकग्राउंड से हैं, यानी बीएससी एमएससी किए हुए हैं, तो आप समझ ली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। आप एलिजिबल हैं ही नहीं। ये टेक्निकल बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अब उसमें भी क्या, अगर जो टेक्निकल वाले हैं उसके लिए क्या 50% अंकों से उत्तीर्ण होना जरूरी है। यहाँ देखिए, आप आगे देखते हैं क्या है इसमें नोट इंपोर्टेंट, आपको क्या जानना जरूरी है। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण पूर्ण सूचना यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएससी आयोग के द्वारा ये मेंशन कर दी गई है, यदि आप इसमें से कुछ छुपाते हैं, हिडन करते हैं, तो आपके जो आपने जो दावा किया है उसको वो फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय के बारे में वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा और उक्त पद पर उनकी दावेदारी नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो जनरल बातें, जो मेन इंपोर्टेंट था वो आपको मैंने क्या कर दिया, बता दिया। अब इसमें तो जानते हैं आरक्षण, ये तो सिंपल है। इसमें जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूं, जिससे आपके लिए क्या होगा, सहूलियत होगा फॉर्म भरते समय। यहाँ देख लीजिए, जो फिजिकल डिजेबल्ड कैंडिडेट्स है और अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीन रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि क्या होगा, मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कि इंपोर्टेंट लाइन को लेकर के कि क्या बात की गई है। ठीक है, जिससे आप लोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर मान लिया जाए जो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, डीएसपी के लिए अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं डीएसपी बनने लायक हूं, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुरुष उम्मीदवार का जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। ठीक है, और मेन तो हाइट ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तो ये तो चेस्ट एक्सपेंशन में तो कर ही लेते हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। पुरुष के लिए आपने देखा 5 फीट 5 इंच, और महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 फीट क्या है, 3 इंच है। बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम देखते हैं शुल्क को लेकर के। शुल्क में यहाँ क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा, इससे पहले नहीं था दोस्तों। लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को प्रत्येक शुल्क यानी कि 69th CCE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, CDPO FAO यानी फाइनेंस वाला, DYSP टेक्निकल के लिए जो है बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपए, और अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए जो है आपको इस टाइप से शुल्क देना पड़ेगा। यानी जनरल से है तो आपको 600 रुपये, और केवल बिहार के अनुसूचित SC ST से है 150 रुपये, और अगर अस्थायी निवासी हैं बिहार के महिला हैं तो 150 रुपये। बस इसी प्रकार से दिव्यांग है तो 150, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए यदि जनरल आउट ऑफ बिहार से है तो 600 रुपये। ठीक है, आपने देख लिया इस तरीके से, यानी 200 रुपया जो है बायोमेट्रिक फी इस बार इंपोर्टेंट करके आपको एडिशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या और जरूरी है मेरे लिए। ये तो जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग अब पहले से ही 68 से अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आप यदि 68 का पेपर या अपने यदि बिगिनर्स हैं पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो 68 का पेपर मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको 68 प्रीवियस ईयर पेपर पर जाकर के आप देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस मैंने किया है, बहुत अच्छे से किया है। आपको 69th पेपर देने के लिए बहुत सहूलियत होगा। ठीक है, इस PYQ एनालिसिस मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है कि 10 गुना आपको गुना जो है स्टूडेंट को मेंस लिखने के लिए दिया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है, एग्जाम का जो मेंस का एग्जाम होगा, ये तो मेंस के समय अगेन बात करेंगे, लेकिन आपको मैं डिटेल ब्रीफ में बताऊं तो 69th में इसी प्रकार से एग्जाम इस बार 68 का हुआ है। ठीक है, इससे पूर्व एग्जाम नहीं हुआ था, नए सिलेबस में 68 का एग्जाम हुआ है। तो आप देख लीजिए, सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का है 30%। ये प्रथम पेपर है फर्स्ट जनरल स्टडीज 300 और निबंध क्या है 300। ये 900 पर जो है आपका ये बनता है, और 120 मार्क्स क्या हो गया इंटरव्यू, यानी आपको ये 1020 पर जो है सिलेक्शन होता है। ये हो गया आपको 69th के लिए। ये देख लीजिए, आपको इसमें से ऑप्शन लेना पड़ेगा। CDPO में आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पर जो है कितना है, यहाँ तो मात्र 600 पर ही है, यानी CDPO में जो है एसए को हटा दिया गया है। ये भी सबसे बड़ी बात है, CDPO में एसए को हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्त, CDPO में एसए को हटा दिया गया है। ठीक है, SCS में नहीं है, निबंध जो है नहीं है इसमें। ये देखिए, इसमें भी आपको निबंध नहीं मिलेगा।
ये एफएओ जो है, एफएओ, इसमें भी आपको निबंध नहीं है, यही इसी नेचर का, यानी सीडीपीओ, ये दोनों एक ही नेचर का है। बट ये टेक्निकल में क्या है, सेम आपको इसी नेचर का है, इसमें आपको एसए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इंजीनियर दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं आपके साथ और डिटेल इसमें अगर कुछ है इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। हाँ, यहाँ इससे पहले मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया है ऑनलाइन आवेदन भरने का। तो देख लीजिए यहाँ पे 15/7 और 15/8, यानी 15/7 से फॉर्म भरना शुरू होगा, 15/8 आपके लिए अंतिम है, डेट है। ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया है। इसी के साथ जो है हो गया, मेन इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने कर ली है। आज का ही नोटिफिकेशन है 17/6/2023 का। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने सारी डिटेल जानकारी सिलेबस के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज के माध्यम से देने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके स्टडी में क्या सहयोग कर सकते हैं, तो ये जोश आईएएस पीसीएस जो है, जोश आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए समग्र 69th का जो है तैयारी करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट 68th बीपीएससी टारगेट जो है बैच चलाने वाले हैं। इसीलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगामी हर नोटिफिकेशन करने के लिए, और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसा मेरा प्रिपरेशन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव बीपीएससी को लेकर रहा है, यूपीएससी को लेकर रहा है, और अन्य डिफरेंट पीसीएस को भी लेकर रहा है। मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट सेक्शन में जाकर के स्टडी कर सकते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस किस में है। इसलिए आप इस चैनल को एक सेफ हैंड में महसूस करने के लिए आप जोश आईएएस पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।